हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया और मज़े में होंगे। चलिए आज सुनते हैं कहानी, मज़ेदार और प्रेरणादायक। सुनिए और मज़े लीजिए। और हाँ, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। जातक कथा। छद्दंत हाथी की कहानी सदियों पहले की बात है। हिमालय के घने जंगलों में हाथियों की दो खास प्रजातियां पाई जाती थी। एक प्रजाति थी छद्दंत और दूसरी प्रजाति का नाम था उपोसत। इनमें से छद्दंत प्रजाति काफी मशहूर थी। विशाल 6 दांतों की मौजूदगी के कारण ही इन्हें छद्दंत के नाम से पुकारा जाता था। इन हाथियों का सिर और पैर किसी मणि की तरह सुर्ख लाल दिखाई देते थे। इन छद्दंत हाथियों का राजा कंचन गुफा में रहा करता था। उसकी महासुभद्दा और चुल्ल सुभद्दा नाम की दो रानियां थी। एक दिन हाथियों का राजा अपनी दोनों रानियों के साथ पास के एक सरोवर में नहाने के लिए जाता है। उसी सरोवर के किनारे एक पुराना विशाल वृक्ष लगा हुआ था। उस वृक्ष पर लगे फूल बड़े ही खूबसूरत और मनमोहक खुशबू वाले थे। गजराज ने खेल खेल में अपनी सूंड से उस वृक्ष की एक डाल को कसकर हिलाया। इससे डाल पर लगे फूल महासुभद्दा पर झड़ने लगे और वह गजराज से बहुत प्रसन्न हुई। वहीं वृक्ष की सूखी डाल पुराना होने के कारण गजराज की सूंड का जोर झेल न सकी और टूटकर फूल समेत गजराज की दूसरी रानी चुल्लसुभद्दा के ऊपर जा गिरी। हालांकि यह घटना संयोगवश घटी, लेकिन इसे चुल्लसुभद्दा ने अपना अपमान माना और उसी वक्त गजराज के निवास को छोड़कर कहीं दूर चली गई। जब गजराज को इस बात का पता चला तो उसने चुल्लसुभद्दा को बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। कुछ समय बाद चुल्लसुभद्दा की मौत हुई और मरने के बाद वह मध्य राज्य की राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। युवा होने पर उसकी वाराणसी के राजा से शादी हुई और वह वाराणसी की पटरानी बनी। पुनर्जन्म के बाद भी वह छद्दंतराज द्वारा भूलवश हुए उस अपमान को भूली नहीं और उसका बदला लेने का सोचती रही। एक दिन मौका पाकर उसके वाराणसी के राजा को छद्दंतराज के दांत हासिल करने के लिए उकसाया। परिणामस्वरूप कुछ कुशल निषादों के समूह को राजा ने गजराज के दांत लाने के लिए भेज दिया। गजराज के दांत लाने के लिए रवाना हुई टोली का नेता था सोनुत्तर। सोनुत्तर करीब 7 साल का सफर तय करके गजराज के निवास पर पहुंचा। उसने गजराज को पकड़ने के लिए और अपना शिकार बनाने के लिए उसके निवास से कुछ दूरी पर एक बड़ा गड्ढा बनाया। गड्ढे को छिपाने के लिए उसने उसे पत्तियों और छोटी लकड़ियों से ढक दिया और खुद झाड़ियों में छिप गया। जैसे ही गजराज उस गड्ढे के करीब आया तो सोनुत्तर ने विष बुझा तीर निकालकर छद्दंतराज पर निशाना लगा दिया। तीर से घायल होने के बाद जब गजराज की नजर झाड़ियों में छिपे सोनुत्तर पर पड़ी तो वह उसे मारने के लिए दौड़ा। चूंकि सोनुत्तर सन्यासियों के वस्त्र पहनकर आया था, इस कारण गजराज ने सोनुत्तर को जीवनदान दे दिया। गजराज से जीवनदान पाकर सोनुत्तर का मन बदल गया और उसने गजराज को सारी कहानी कह सुनाई और गजराज पर निशाना साधने का उद्देश्य बताया। जीवनदान मिलने के कारण सोनुत्तर गजराज के दांत नहीं काट सकता था, इसलिए छद्दंतराज ने मृत्यु से पहले खुद ही अपने दांत तोड़कर सोनुत्तर को दे दिए। गजराज के दांत पाकर सोनुत्तर वाराणसी लौट आया और गजराज के दांत रानी के समक्ष रख दिए। साथ ही सोनुत्तर ने रानी को यह भी बताया कि किस तरह गजराज ने उसे जीवनदान देकर खुद अपने दांत दे दिए। पूरी बात जानने के बाद रानी गजराज की मौत बर्दाश्त न कर सकी और इस सदमे से उनकी भी तुरंत मौत हो गई। कहानी से सीख। बदले की भावना सोचने समझने की क्षमता छीन लेती है। कहानी कैसे लगी मेरे दोस्तों? अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर ले ताकि ऐसे मजेदार कहानियां आपको सुनने मिले, तो सब्सक्राइब कर ले जरूर। एकता में बल की कहानी। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके 4 पुत्र थे। किसान बहुत ही मेहनती था। यही कारण था कि उसके सभी पुत्र भी अपने हर काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से किया करते थे। लेकिन परेशानी यह थी कि किसान के सभी पुत्रों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वो सभी छोटी छोटी बात पर आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। अपने पुत्रों के इस झगड़े को लेकर किसान बहुत परेशान रहता था। किसान ने कई बार अपने पुत्रों को इस बात के लिए समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी बातों का चारों भाइयों पर कोई असर नहीं होता था।
धीरे धीरे किसान बूढ़ा हो चला, लेकिन उसके पुत्रों के आपसी झगड़ों का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे में एक दिन किसान ने एक तरकीब निकाली और पुत्रों के झगड़े की इस आदत को दूर करने का मन बनाया। उसने अपने सभी पुत्रों को आवाज लगाई और अपने पास बुलाया। किसान की आवाज सुनते ही सभी पुत्र अपने पिता के पास पहुंच गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके पिता ने उन सभी को एक साथ क्यों बुलाया है। सभी ने पिता से उन्हें बुलाने का कारण पूछा। किसान बोला, आज मैं तुम सभी को एक काम देने जा रहा हूं। मैं देखना चाहता हूं कि तुम में से कौन ऐसा है जो इस काम को बखूबी कर सकता है। सभी पुत्रों ने एक सुर में कहा, पिताजी आप जो काम देना चाहते हैं दीजिए, हम उसे पूरी मेहनत और ईमानदारी से करेंगे। बच्चों के मुंह से यह बात सुनकर किसान ने अपने बड़े बेटे से कहा, जाओ और बाहर से कुछ लकड़ियां उठाकर लाओ। किसान ने अपने दूसरे बेटे से एक रस्सी लाने को कहा। पिता के बोलते ही बड़ा बेटा लकड़ियां लाने चला गया और दूसरा बेटा रस्सी लाने के लिए बाहर की ओर दौड़ा। थोड़ी देर बाद दोनों बेटे वापस आए और पिता को लकड़ियां और रस्सी दे दी। अब किसान ने अपने बेटों को बोला कि इन सभी लकड़ियों को रस्सी से बांधकर उनका गट्ठर बना दें। पिता के इस आदेश का पालन करते हुए बड़े बेटे ने सभी लकड़ियों को आपस में बांधकर गट्ठर बना दिया। गट्ठर तैयार होने के बाद बड़े बेटे ने किसान से पूछा, पिताजी अब हमें क्या करना है? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों अब आपको इस लकड़ी के गट्ठर को 2 भागों में अपने बल से तोड़ना है। पिता की यह बात सुनकर बड़ा बेटा बोला, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, मैं इसे मिनटों में कर दूंगा। दूसरे नंबर का बेटा बोला, इसमें क्या है, ये काम तो आसानी से हो जाएगा। तीसरे नंबर का बेटा बोला, ये तो मेरे सिवा कोई नहीं कर पाएगा। चौथा बेटा बोला, ये तुम में से किसी के भी बस का काम नहीं है, मैं तुम सब में सबसे बलवान हूं, मेरे सिवा ये काम और कोई नहीं कर सकता। फिर क्या था, अपनी बातों को साबित करने में सभी जुट गए और एक बार फिर चारों भाइयों में झगड़ा शुरू हो गया। किसान बोला, बच्चों मैंने तुम सबको यहाँ झगड़ा करने नहीं बुलाया है, बल्कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुमसे कौन ऐसा है जो इस काम को बखूबी कर सकता है। इसलिए झगड़ा बंद करो और लकड़ी के इस गट्ठर को तोड़कर दिखाओ। सभी को इस काम के लिए बारी बारी मौका दिया जाएगा। ये कहते हुए किसान ने सबसे पहले लकड़ी के गट्ठर को अपने सबसे बड़े बेटे के हाथ में थमा दिया। बड़े बेटे ने गट्ठर को तोड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसे तोड़ पाने में असफल रहा। असफल होने के बाद बड़े बेटे ने दूसरे नंबर के बेटे को वह लकड़ी का गट्ठर थमाते हुए कहा कि भाई मैंने प्रयास कर लिया, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, तुम ही कोशिश करके देख लो। इस बार लकड़ी का गट्ठर दूसरे बेटे के हाथ में था। उसने भी उस गट्ठर को तोड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन लकड़ी का गट्ठर नहीं टूटा। असफल होने के बाद उसने लकड़ी के गट्ठर को तीसरे नंबर के बेटे को दे दिया और कहा, ये काम बहुत कठिन है, तुम भी कोशिश कर लो। इस बार तीसरे नंबर के बेटे ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन लकड़ी का गट्ठर बहुत मोटा था। इस कारण अधिक बल लगाने पर भी वह उससे तोड़ नहीं पा रहा था। काफी मेहनत करने के बाद जब उससे भी यह नहीं हुआ, तो अंत में उसने लकड़ी के गट्ठर को सबसे छोटे बेटे के हाथ में दे दिया। अब छोटे बेटे की बारी थी अपनी ताकत आजमाने की। उसने भी काफी प्रयास किया, लेकिन वह भी सभी भाइयों की तरह उस लकड़ी के गट्ठर को तोड़ पाने में सफल नहीं हुआ। अंत में हारकर उसने लकड़ी के गट्ठर को जमीन पर पटक दिया और बोला, पिताजी यह काम संभव नहीं है। किसान मुस्कुराया और बोला, बच्चों अब आप इस गट्ठर को खोलकर इसकी लकड़ियों को अलग कर लो और फिर उसे तोड़ने का प्रयास करो। चारों भाइयों ने ऐसा ही किया। इस बार सभी ने एक एक लकड़ी अपने हाथों में ली और आसानी से उसे तोड़ दिया। किसान बोला, बच्चों आप चारों भी इन्हीं लकड़ियों के समान हो। जब तक इन लकड़ियों की तरह साथ रहोगे, तब तक कोई भी तुम्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन अगर तुम लोग लड़ते झगड़ते रहोगे, तो इन अकेली लकड़ियों की तरह आसानी से टूट जाओगे। किसान की यह बात सुनकर अब सभी बच्चों को समझ आ गया था कि पिता उन्हें क्या समझाना चाहते हैं। सभी पुत्रों ने अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी और वादा किया कि जीवन में फिर दोबारा कभी वे आपस में नहीं झगड़ेंगे। एकता में बल कहानी से सीख। एकता में बल कहानी हमें बताती है कि एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम आपस में एकजुट होकर रहेंगे, तो कोई भी मुश्किल क्यों न आ जाए, उसका सामना साथ मिलकर आसानी से किया जा सकता है। वहीं अगर हम एक दूसरे से लड़ेंगे और अलग अलग रहेंगे, तो छोटी से छोटी तकलीफ भी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है।